अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट बाद स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। अच्छा, आप लोगों के माइक्स मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आ रही होगी, वो देख लें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग चैट में भी पूछ सकते हैं। यस, आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? मुझे कंफर्म कर दें, बस मैसेज कर दें, चैट में मैसेज करके बता दें। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ओके। अच्छा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि बताया भी था आपको, आज इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। ये एक सेकंड, लिंक। तो सॉरी आपको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, ये मिल जी, सकते हैं फिर इसका ये रिकॉर्डिंग? मैंने रिकॉर्ड लेक्चर, लास्ट कल के लेक्चर मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने दिए हैं, आप वहाँ से ले ठीक सकते है। हैं, ठीक है। मैंने लिंक ग्रुप में ठीक शेयर भी करा है। आज का लेक्चर भी ठीक रिकॉर्ड है। हो रहा है, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, और इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से। ठीक है जी। ठीक है जी, सही। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, सही। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक है हमारा, सही। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप चैट में ही पूछ सकते हैं, और जिनके माइक ऑन है, ठीक है, तो वो वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है, मतलब बीकॉम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा। एक तरह से यूँ समझे, पेपर का ये 20% है, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से हर साल ही आता है, तो 20% इस टॉपिक से आपका जो है क्या बोलते हैं, पेपर कवर हो जाता है। अब इस टॉपिक को कवर करने के लिए एक क्लास तो नहीं लगेगी हमें, 3-4 आगे क्लासेस पूरी, मतलब 2 to 3 वीक्स लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने में, क्योंकि पेपर का 20% है, इतनी आसानी से कवर होगा नहीं, सही। अच्छा, इन्वेंट्री, पहले तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर जाने से पहले मुझे एक बात थोड़ी सी श्योर कर दें कि हम अभी इस वक्त जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन करा है, उसमें से सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी है, इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से है कोई? अगर कोई नहीं है ब्रदर, अगर मैं खुद अपना बताऊं, मैं ऑलरेडी यानी बीकॉम किए हैं। तो मैं सही। जस्ट यानी अपना जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होने के लिए ये ओके सब ओके देख रहा हूँ। ओके ओके ओके। जी। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स के पास ही मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, तो वो भी चाहे तो माइक में कॉल बता दें, या फिर जो है मैसेज कर सर दें मैंने चैट। कंप्यूटर साइंस किया है, इंटर। आपने इंटर कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है? अच्छा, जी अभी जो सर। मैंने टॉपिक स्टार्ट करा ना, इस टॉपिक में थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह है, तो इंजीनियरिंग जिसने पढ़ी है, थोड़ी सी मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह आती है, तो वो बहुत आराम से इसको कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है आपको सर। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। एक टॉपिक जो अभी आज के हेड्स में जो जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक है ना, इसमें हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक और लिंक बताऊंगा, यूट्यूब की वीडियो मेरी अपलोड है जर्नल एंट्रीज के लिए, तो वहां से आप देख लेना, सही। और अभी हम इसको थोड़ा सा स्किप भी कर देंगे, जर्नल एंट्रीज के टॉपिक को अभी मैं करवाऊंगा भी नहीं, बस मैं यही देखना चाह रहा था, अगर सारे कॉमर्स के होते तो जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करवा देता, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ओके बाकी ये कि सर, अब मेरे, फर्स्ट या सेकंड ईयर की वो अकाउंटिंग पढ़नी तो नहीं पड़ेगी हमें? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। मैंने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से करा था, और उसके बाद जब मैं
फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास में गया था, तो उसके बाद सर ने हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ाया था। ये ऐसा टॉपिक है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, दोनों दोनों ही आराम से इसको समझ सकते हैं, इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सही, आराम से आप समझ जाएंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, आप इन्वेंट्री के मीनिंग को समझ जाएं। इन्वेंट्री कह लें या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज कह लें। दरअसल हमारी बुक्स में लिखा होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहना बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपका नाम दो मरतबा लूं, सही, जैसे सही है तो सही सही। मर्चेंडाइज और इन्वेंट्री एक दूसरे का सिनोनियम, सही। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को पूरा एक साथ बोलना तो ये बिल्कुल इस तरीके से कि मैं आपका नाम ये दो मरतबा बोल रहा हूँ, तो आप मर्चेंडाइज बोल दें या फिर इन्वेंट्री बोल दें, इसके मीनिंग सेम। एक बात, फिर इन्वेंट्री कहते हैं किसको है, याद रखें बिजनेस में वो गुड्स, वो चीजें जो बेचने के पर्पज से खरीदी जाती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इन्वेंट्री कहलाती हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेडिकल स्टोर वाले की बात करूं, तो मेडिकल स्टोर वाला हमें क्या सेल आउट करता है, मेडिकल स्टोर वाला हमें दवाइयां बेचता है, सही है। तो वो जो मेडिकल स्टोर वाले के पास जो मेडिसिन हैं वो उसकी इन्वेंट्री है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कार शोरूम वाले की बात करूं तो उसको गाड़ियां बेच रहे हैं, तो वो जो गाड़ियां उसकी क्या है, इन्वेंट्री है, सही। इसी तरीके से आपके पास और भी क्या बोलते हैं, जितने भी सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सब्जी उसकी इन्वेंट्री है, सही। आप जैसा चेस पे चले जाएं तो वहां पर जितनी भी उसके पास गुड्स हैं जो सेल कर रहा है वो सारी उसकी क्या कहलाएंगी, इन्वेंट्री कहलाएंगी, ठीक है। इन्वेंट्री वाली बात समझ में आ गई कि इन्वेंट्री कहते हैं किसमें। फॉर एग्जाम्पल कार शोरूम वाले के पास उसका एक ऑफिस है जिसमें फर्नीचर भी रखा हुआ है, वो फर्नीचर उसकी इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि फर्नीचर नहीं बेचता वो, सही। वो टेबल रखा हुआ है, उसके बाद स्टेशनरी रखी होगी और उसकी शॉप होगी, तो ये तमाम चीजें उसकी इन्वेंट्री में काउंट नहीं होगी, सही। अच्छा, इन्वेंट्री वाली बात क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, पहली बात, सही है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का करने का मकसद क्या है, इस साइड पर जा रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन दरअसल हमारे पास जो भी स्टॉक मौजूद है, जो गुड्स हम बेचने के लिए जा रहे हैं, सही, जो भी स्टॉक हमारे पास मौजूद है, जब हम उसको उसकी कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अपने ईयर एंड पर हम अपना प्रॉफिट या लॉस क्या कर सकें, मालूम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टॉक में जो भी चीज मौजूद है, सही, उसको मैं काउंट कर सकूं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मनी वैल्यू कितनी है, ये मुझे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। क्यों मालूम होनी चाहिए, वो इसलिए मालूम होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पर्पस होता है कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने का से मुराद ये है कि आपको अपनी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी होती है, आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है। ये सारी पार्ट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही पार्ट हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप अपना प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, सही। वहां पर आपको एंडिंग इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब है कि पूरा साल आपने इन्वेंट्री बेची और उसके बाद ईयर एंड पर आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हम सीखेंगे आज, सही। एंडिंग इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सही। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितनी वैल्यू का हमारा स्टॉक क्या हो गया, सेल आउट हो गया। समझ आ रही बात, कितनी वैल्यू की गुड्स हमने क्या कर दी, सेल कर दी, हमें ये मालूम करना होता है। इसका पर्पस होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। अब अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें तो मालूम होगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये याद रखें आपको प्रॉफिट मालूम करना है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसकी आसान सी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक खरीदा, मतलब मैंने पुराने शूज खरीद लिए, सही है, कहीं से भी, कहीं से लाड उठा ली और वो सारे शूज मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे जो कॉस्ट पड़ी उसकी, वो मैंने 10,000 में खरीद लिया, सही। अब मैंने 10,000 की मुझे कॉस्ट पड़ी थी, मैंने 8,000 की इन्वेंट्री बेच दी। अब कितने में बेची, सेलिंग प्राइस क्या रखी उसको छोड़ दें आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने 8,000 की इन्वेंट्री क्या कर दी, सेल कर दी। तो जो 8,000 की इन्वेंट्री मैंने सेल कर दी ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। समझ आ रही बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बिक गई उनकी कॉस्ट, सही। और जो 2,000 की इन्वेंट्री मेरे पास एंडिंग में रह गई, वो एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। समझ आई बात। अच्छा, मैं उससे मुझे प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, लाजमी सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी वैल्यू की इन्वेंट्री मैंने बेच दी, 8,000 की इन्वेंट्री मैंने बेच दी ना,
लेट्स से मैंने वो 8000 की इन्वेंट्री जो है, मैंने जो 8000 की इन्वेंट्री थी वो मैंने आपको सेल करी थी 20,000 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? कोई बताएगा मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? मैंने 8000 की इन्वेंट्री थी, 20,000 में सेल कर दी। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर हमें? 8000 की इन्वेंट्री 20,000 में सेल आउट कर रहा हूँ, कोई बताएगा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12,000। गुड। 12,000 का हमें क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रॉफिट हो गया ना। बिल्कुल 12,000। तो ये 12,000 दरअसल हमारे पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो 12,000 है ये हमारे पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक तो हो गया भाई कॉस्ट ग्रॉस ऑफ, प्रॉफिट और नेट, सॉरी आपको, हाँ बोले ये बोले। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? दरअसल मैंने अभी आपसे कहा ना, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के, जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो आप नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो, नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हो, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर जी सकते हो आप, क्योंकि आपने ये सारी टॉपिक्स, ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी हुई। कुछ हमारे पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, अभी आप इसको सिर्फ प्रॉफिट ही रखिए। ग्रॉस प्रॉफिट का अगर आप समझना चाहते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का दरअसल मतलब होता है ठीक है। कि आप क्या बोलते हैं, खाली कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात अभी नहीं कर रहे। सही, जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी जी निकाल देते हो तो आपके पास नेट इनकम आती है। अभी आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है तो ग्रॉस प्रॉफिट आई है। अब अगर आप उस जगह का रेंट भी निकाल दो, सही है, और आपने कोई अपने एम्प्लॉय रखे, एम्प्लॉय की सैलरी भी निकाल दो, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगी? नेट इनकम आएगी। अब 12,000 का मतलब ये थोड़ी है कि 12,000 मेरा पूरा टोटल क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इस 12,000 में से अभी मुझे एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी है। ठीक है, ये तो हमारे पास फिर जाके नेट इनकम आती है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ हमें एंडिंग इन्वेंट्री भी यहाँ पर क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैंने कहा 12,000, 10,000 का स्टॉक खरीदा था, 8,000 का स्टॉक बेच दिया, और 2,000 का मेरे पास क्या एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है। अब एंडिंग इन्वेंट्री का क्या करना है? एंडिंग इन्वेंट्री दरअसल हम अपनी बैलेंस शीट में जाके रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको। हम ईयर एंड पे हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो कि हमने कल डिस्कस करी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो वहां पर हमें ईयर एंड के अपने एसेट्स बताने होते हैं कि भाई ईयर एंड पर मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, मेरे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। तो उसमें एक एंडिंग इन्वेंट्री भी होती है जो हमारा रिक्वायर्ड होता है बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, तो एंडिंग इन्वेंट्री भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, इन्वेंट्री की मेजरमेंट के लिए हमारे पास दरअसल दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम कहलाता है पीरियोडिक सिस्टम और एक सिस्टम कहलाता है परपेचुअल सिस्टम। अच्छा, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है इसको समझना है। ये डिपेंड करता है आपके पास नेचर ऑफ इन्वेंट्री किस तरह की है। नेचर ऑफ इन्वेंट्री का क्या मतलब है? जैसे एक है मेडिकल स्टोर वाला, मैंने जब एग्जांपल दी थी, एक तरफ है मेडिकल स्टोर वाला, एक तरफ है कार शोरूम वाला। सही, जो पीरियोडिक सिस्टम मेडिकल स्टोर वाला यूज करेगा, मेडिकल स्टोर वाला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करेगा, और जो कार शोरूम वाला है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले के पास उसको क्या बोलते हैं, दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हो गई, कितनी दवाइयां उसकी, कितनी टैबलेट्स बिक गई, कितने सिरप्स उसके सेल आउट हो गए, वो नहीं बता सकता। सही, डे एंड पर मैं उससे पूछूं भाई तुमने पैनाडोल कितनी बेची, तो वो बोलेगा भाई ऐसे कैसे बता सकता हूँ। उसको स्टॉक टेकिंग करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। वो बोलेगा यहाँ पर जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है इसमें स्टॉक टेकिंग एक टाइम पीरियड के बाद होती है। अब कोई डिपेंड करता है, आपका बिजनेस है, आप चाहें तो 15 डेज बाद करें, आप चाहें तो 20 डेज बाद करें, आप चाहें मंथ बेसिस पे करें, आप चाहें तो क्वार्टर, ईयर में क्वार्टर में करें, मतलब हर 3 महीने बाद कर रहे हैं, हर 6 महीने, मतलब जो स्टॉक टेकिंग होगी वो एक टाइम पीरियड के बाद होगी। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली स्टॉक टेकिंग नहीं हो सकती। सही। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में परपेचुअल का मतलब ही होता है कंटिन्यू। सही, मतलब कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग हो रही है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक कार शोरूम वाला है, तो कार शोरूम वाले के पास बहुत हो गया, कितनी उसके तो फिंगर टिप्स पे होगा मेरे पास कितनी गाड़ियां पड़ी हुई है बेचने के लिए। समझ रहे हो बात? 50 होंगी, ज्यादा से ज्यादा 100 होंगी, फिंगर टिप्स पे होंगी ना, उसको पता होंगी कितनी गाड़ियां। तो कंटिन्यू यहाँ पर क्या हो रही है? स्टॉक टेकिंग हो रही है। वो क्या कर रहा है? अब उसमें से जितनी भी इन्वेंट्री होगी वो क्या करेगा? सेल, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बिक गई, अब एक गाड़ी बिकने पर उसको पता होगा मेरे पास अगर 50 थी तो 49 रह गई। सही है, ये बात उसके फिंगर टिप्स पे।
तो जहां पर स्टॉक टेकिंग कंटिन्यू हो सकती है वहां हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं, और जहां पर स्टॉक टेकिंग के लिए आपको एक टाइम लगे, जैसे ग्रोसरी वाला है वो भी पीरियोडिक सिस्टम यूज करेगा, सही, वो भी आपको एक ट्रांजैक्शन होने पर या डे एंड पर आपको नहीं बता सकेगा कि भाई मैंने कितनी इन्वेंट्री क्या कर दी, सेल कर दी, क्योंकि उसके पास जो गुड्स हैं वो एक तरह की नहीं है, मुख्तलिफ तरह की उसके पास क्या है, गुड्स मौजूद हैं। तो इसलिए पीरियोडिक और परपेचुअल का एक डिफरेंस ये भी है कि जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें जो गुड्स होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसी होती हैं, सॉरी, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में गुड्स एक जैसी नहीं होती। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इसमें गुड्स क्या होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे कार शोरूम वाला है उसके पास गाड़ियां ही है ना, हो सकते हैं मॉडल उसके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन गाड़ियां हैं, उसके बाद उसको ये आइडिया है फला मॉडल की इतनी बड़ी है, इतने मॉडल की, लेकिन गाड़ी है। यहाँ पर आ जाए पीरियोडिक सिस्टम में आ जाए तो अगर दवाई वाले के पास देखो तो उसको पता नहीं कितनी किस्म की उसके पास मेडिसिन मौजूद होंगी। तो यहाँ पर एक तो ये डिफरेंस है, बाकी और डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसको देखते हैं। बेसिस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज असर्टेन्ड बाय फिजिकल काउंट। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपको फिजिकली क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपने गुड्स रखी हुई है ना वहां पर आपको जाना पड़ेगा, समझ आ रही बात, मतलब स्टॉक आपने जहां रखा है वहां पर जाके खुद काउंट करना पड़ेगा, फिजिकली गुड्स को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी गुड्स हैं, समझ आ रही बात, बहुत सारी गुड्स आपके पास मौजूद है, आप उसको क्या करोगे, काउंट करोगे। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके तो फिंगर टिप्स में मौजूद है। आपने कहा 50 गाड़ियां मौजूद थी, सही, उसमें से 2 आज दिन में 4 सेल आउट हो गई हैं तो 46 मौजूद हैं, समझ रहे हो मेरी बात, सही। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्टॉक टेकिंग आपको फिजिकल करने की जरूरत नहीं होती, आपकी फिंगर टिप्स में मौजूद होती, सही, आप आराम से उसको काउंट कर लेंगे। इसी तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और सम अदर रेगुलर इंटरवल, यानी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपको एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में किसी एक टाइम पीरियड के बाद जाके पता लगेगा, सही, मतलब मंथ के बाद, अगर आप मंथ के बाद स्टॉक टेकिंग कर रहे हो तो मंथ के बाद पता लगेगा, अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर कर रहे हो तो क्वार्टर के बाद पता लगेगा, समझ आई। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको कंटिन्यू बेसिस पे क्या करेगा, पता लग जाएगा, हर ट्रांजैक्शन पे आपको पता लग जाएगा। एक गाड़ी सेल कर दी, आपने बोला ये गाड़ी मुझे पड़ी थी 3 लाख की, मैंने उसको 4.5 लाख में बेच दी, 1.5 लाख का फायदा हो गया, सही, यहाँ पर आपने प्रॉफिट भी हाथ के हाथ निकाल लिया, समझ में आई बात। इसी तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल, यहाँ पर इन्वेंट्री को कंट्रोल करना फिजिबल नहीं है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द बुक रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमने अपने पास रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि भाई फला मेडिसिन इतनी आई थी और ये टैबलेट्स इतनी आई है, ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स में, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ये सब चीजें, ये हमने ये परचेजिंग करी है, सही, अपनी शॉप के लिए ये गुड्स हमने खरीदी है पीरियोडिक सिस्टम में। अब जब हम फिजिकली उसको काउंट करने जाते हैं मंथ एंड के ऊपर तो ऐसा होता नहीं है, सही, कुछ गुड्स जो है वो लॉस हो जाती हैं, सही, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो ही जाता है पीरियोडिक सिस्टम में, सही। अब जैसे ग्रोसरी वाले की बात करें तो ग्रोसरी वाले में हो सकता है उसके पास जो चावल है, कहीं चावल बेचता है, वो चावल अब ज्यादा भी कहीं चला जाता है, जरा सा पाव से ज्यादा ऊपर चला गया, जाने दिया, सही। तो ये सब एक्चुअल को बुक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते पीरियोडिक सिस्टम में। परपेचुअल में आराम से आप कंपेयर कर सकते हैं, सही, बहुत फिजिबल है, क्योंकि आपको मालूम है मैंने 50 गाड़ियां ली हैं, उसमें से 4 आज बिक गई हैं, तो आप अब जो बुक्स में लिखा हुआ है वही फिजिकल भी आपको सामने नजर भी आ रहा होगा, सही। इसी तरीके से इफेक्ट ऑन नॉर्मल ऑपरेशंस, जिस वक्त आपको स्टॉक टेकिंग करनी होती है तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होता क्या है, आपको नॉर्मल ऑपरेशंस को स्टॉप करना पड़ता है, मतलब जिस दिन आप अपनी स्टॉक टेकिंग करने बैठोगे उस दिन आपको एक तरह से शॉप को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, या फिर किसी एबनॉर्मल टाइम, यानी कि रात में दुकान क्लोज करने के बाद बैठे हुए स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, सही। लेकिन यहाँ पर आपके पास नॉर्मल ऑपरेशंस चलते रहेंगे, आप नॉर्मल बिजनेस करते रहें, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना या किसी ऑफ डे में बैठ के स्टॉक टेकिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके पास फिजिकल काउंट जो है वो आपका हर ट्रांजेक्शन तो खुद ब खुद हो रहा है, सही। आप लोगों को अभी तक जो मैंने बात करी वो समझ में आ रही है, कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सवाल अगर अभी है ध्यान में आ रहा है। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यहाँ पर इट इज सिंपल एंड, मतलब ये जो पीरियोडिक वाला काम है आप कह रहे हैं, मतलब पीरियोडिक में तो आप एक
1 महीने बाद या 3 महीने बाद स्टॉक टेकिंग वगैरह क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन परपीचुअल में आप कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग करते हैं और वहां पर आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर भी होती हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक सिस्टम फिर भी क्या है, आसान है। वो क्यों आसान है? क्योंकि आप एक मरतबा परचेजिंग करते हैं, जैसे अगर ग्रोसरी वाले की एग्जांपल लें, एक मरतबा आपने परचेजिंग कर ली, आपके पास रिकॉर्ड्स में आ गया भाई हमने इतने का माल क्या करा है, उठाया है, इतने की परचेजिंग हमने करी है, सही। अब आप एक क्वार्टर के बाद जाके उसको क्या करोगे, मंथ एंड पे जाके उसको स्टॉक टेकिंग क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। परपीचुअल में क्योंकि कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग हो रही होती है, अब जैसे मैंने तो आपको बता दिया फिंगर टिप्स पे आप कर सकते हैं, लेकिन जो काम आप फिंगर टिप्स पे कर रहे हो वो काम आपको अपनी बुक्स में भी सेम डे पे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सही। क्योंकि जब हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम परफॉर्म करते हैं तो उसमें जर्नल एंट्रीज भी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा बन रही होती है, सही। परपीचुअल सिस्टम में याद रखिएगा पीरियोडिक सिस्टम से ज्यादा जर्नल एंट्रीज बनती हैं, किसमें, परपीचुअल में। पीरियोडिक में तो कम बनती है क्योंकि एक मरतबा परचेजिंग हो गई, अब एक मरतबा सारी सेल यूज हो जाएगी, सारी सेल बुक होगी, उसके बाद जब भी आप स्टॉक टेकिंग करने बैठेंगे उस वक्त बैठ के अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री को निकाल लेंगे, सही। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो जर्नल एंट्रीज का है कि हम परपीचुअल में जर्नल एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और पीरियोडिक में किस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। तो सवाल में आपको ये बात बताई भी होती है, जब आप 5 ईयर में अभी हम पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम बोर्ड प्रेजेंटेशन के साथ व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर मैं सवाल सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह, कैमरे वीडियो कॉलिंग होगी और उसमें इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर सवाल में हमें वो बताता है, जब हम पास पेपर में देखेंगे सवाल में हमें ये बात बताई भी होती है कि कंपनी जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रही है या परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रही है। तो हम उस सवाल को फिर पीरियोडिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और परपीचुअल है तो परपीचुअल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, सही। अरे लास्ट पॉइंट थोड़ा क्लियर करते हैं, आवाज आ रही थी भी। क्या लास्ट पॉइंट? सिंपलिसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक बात तुम्हारा। दरअसल मैंने ये बताया था कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमें ये जो मेथड है, ये सिस्टम है पीरियोडिक सिस्टम, इसमें कॉस्ट को बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक मरतबा सारी परचेजिंग हमारी परफॉर्म हो जाती है और उसके बाद हम किसी भी टाइम पीरियड पर, मंथ एंड पर या किसी ऑफ डे में या फिर किसी 3 महीने बाद स्टॉक टेकिंग करते हैं या 6 महीने बाद स्टॉक टेकिंग करते हैं या ईयर एंड पे जाके स्टॉक टेकिंग कर लेते हैं, तो एक मरतबा ये काम कर लेते हैं। और इसमें रिकॉर्डिंग क्या होती है, कम होती है, इसमें रिकॉर्डिंग करने का काम कम है पीरियोडिक सिस्टम में। लेकिन परपीचुअल में रिकॉर्डिंग का काम क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप परचेज करते हो उस वक्त भी रिकॉर्ड करते हो, जब सेल करते हो तो उस वक्त डबल रिकॉर्डिंग चल रही होती है, क्योंकि आपको सेम डे पर एक ट्रांजैक्शन भी परफॉर्म हो जाए तो आपको सेम टाइम पर कॉस्ट भी बुक करनी पड़ती है और अपने सेल को भी बुक करना पड़ता है सेम डे में। तो परपीचुअल में ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, और पीरियोडिक में ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, और मतलब जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो कम होती हैं। ये बात मैंने लास्ट डिस्कस करी थी। अच्छा, अब मैं जर्नल एंट्रीज पे जा रहा हूँ। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है उन्हें जर्नल एंट्रीज का कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, तो वहां से वो जर्नल के कॉन्सेप्ट को और डेबिट क्रेडिट क्या होता है इसको वहां से वो देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ ज्यादातर कॉमर्स बैकग्राउंड के ही हैं। अगर कोई है तो और मुझे बता दे ताकि मैं फिर उसको, मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप मौजूद हैं, वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा इस बात को, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन जो आता है उसमें वो ये भी रिक्वायर्ड करता है पीरियोडिक के है तो पीरियोडिक की जर्नल एंट्रीज भी बताइए, परपीचुअल है तो परपीचुअल की जर्नल एंट्रीज भी बताइए। अच्छा, जर्नल एंट्रीज हम देखते हैं इसकी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जर्नल जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, अच्छा जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है वो थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को जो है स्किप कर दें, अगर समझ में आ रहा है तो सुनते रहें, क्योंकि ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी अभी। अच्छा देखें, जब हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं, जब हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो हम इन्वेंट्री को, अभी तक आप लोगों ने इंटर में जो पढ़ा था, इंटर में क्या होता था, जब भी आपको कहा जाता भाई इन्वेंट्री परचेज करिए, 50,000 की इन्वेंट्री परचेज करिए, गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, आप क्या करते थे, सिंपल परचेजेस डेबिट करते थे, कैश या अकाउंट पेबल क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे, ठीक है। अगर क्रेडिट पे खरीदी है तो अकाउंट पेबल, और कैश पे करिए तो कैश को क्या करते थे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते थे, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर कैश पे करो तो कैश कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सिखाया गया था इंटर तक।
सही, इंटर में आपको कहा गया था जब भी मर्चेंडाइज खरीदोगे परचेजेस को बुक करोगे, आपने परचेजेस का अकाउंट यूज करा था, इन्वेंट्री कहीं नहीं देखा था। सही, तो अब एक बात का ख्याल रखेंगे, जब भी हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देखेंगे, सवाल में दिया हुआ है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो जब भी इन्वेंट्री परचेज की जाएगी, जब आप खरीदोगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब आप परचेजेस नहीं लिखोगे, इन्वेंट्री लिखोगे। सही, टाइटल का ना, अकाउंट का टाइटल क्या हो गया, चेंज हो गया वहां पर हम। और जो पीरियोडिक सिस्टम है वो वही सिस्टम है, परचेजेस डेबिट करोगे और अकाउंट पेबल को क्रेडिट करोगे। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रेडिट पर हो रही होती हैं, फॉरन से कैश पेमेंट नहीं हो जाती। सही, सवाल में अगर तो बताया है उसने कि भाई कैश ट्रांजैक्शन हुई है, तब तो आप क्या करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे, अकाउंट पेबल नहीं आएगा। लेकिन अगर वो सवाल में कुछ भी नहीं बता रहा, सिंपल बता रहा है कि गुड्स परचेज हुई हैं, इतने यूनिट्स हमने खरीदे, इतने रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करके पता कर लग जाएगा कितने की वैल्यू बन रही है। सही, तो हम इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे अगर नहीं बताया सवाल में कैश का। ठीक है, तो परपेचुअल में इन्वेंट्री डेबिट हो रहा होगा, पीरियोडिक में परचेजेस क्रेडिट डेबिट हो रहा होगा। अकाउंट टाइटल के नाम के देख रहे हैं चेंज है, और बाकी अकाउंट पेबल है तो अकाउंट पेबल आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कैश में परचेज करी है और आपने ट्रांसपोर्टेशन दिया, लाजमी सी बात है इन्वेंट्री आप जेब में रख के तो लेके आएंगे नहीं। सही, इन्वेंट्री के लिए आप कोई ट्रक हायर करेंगे, कोई व्हीकल, कोई भी गाड़ी आप यूज करेंगे। तो अब जब हमने पढ़ा था वहां पर इंटर में, याद होगा, तो इंटर में जब भी ट्रांसपोर्टेशन पे करते तो हम क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट कर दिया और कैश पे क्रेडिट कर दिया हमने। सही, एक सेकंड जरा, मैं इसमें एक हाइलाइटर में इसमें से पिक करूँ। अच्छा, यहाँ पर जब हम ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट करते हैं या फ्रेट पे करते हैं, यानी पानी के जहाज से इन्वेंट्री मंगवाई है आपने तो फ्रेट इन डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या फ्रेट कॉस्ट है वो भी इन्वेंट्री के नाम से ही क्या हो रही होगी, बुक हो रही होगी। इन्वेंट्री डेबिट करेंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सही, अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने कोई इन्वेंट्री रिटर्न कर दी, सही है, जो आपने स्टॉक खरीदा था आपने सप्लायर को वापस कर दिया, जब सप्लायर को वापस करोगे तो अकाउंट पेबल, लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर सिंपल अकाउंट पेबल डेबिट करके परचेज रिटर्न को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज रिटर्न याद रखें, परचेज रिटर्न अलग अकाउंट होता है और परचेजेस अलग अकाउंट होता है। सही, अच्छा, पीरियोडिक में हम देख रहे हैं जो जो हमने इंटर में पढ़ा था पीरियोडिक में सारा वैसा ही चल रहा है। सही, लेकिन यहाँ पर परपेचुअल में थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। सही, अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो ये हमने अकाउंट पेबल डेबिट कर दिया और इन्वेंट्री को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। अगर हमें डिस्काउंट मिल गया, ये एंट्री डिस्काउंट की है, अगर हमें सामने जो क्या बोलते हैं जिस सप्लायर से हमने स्टॉक खरीदा है वो हमें डिस्काउंट दे देता है, सही, तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटी कम करेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट और इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर परचेज डिस्काउंट आएगा। सही है, याद रहे पीरियोडिक में परचेज डिस्काउंट यूज करेंगे और परपेचुअल में सिर्फ इन्वेंट्री वाला अकाउंट ही चल रहा है हमारे पास। इसी तरीके से इसकी एक और ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स पेबल डेबिट कर देंगे और कैश को क्या कर देंगे, अगर तो कैश हमें वापस मिल जाता है, सही, और कैश हमें पे करना पड़ता है, पेड रिमेनिंग बैलेंस, आपने जो रिमेनिंग बैलेंस था, जो लाइबिलिटी थी वो पे कर दी, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे 76 का उसने आपको डिस्काउंट दे दिया था ना, तो 76 का आपने डिस्काउंट दे दिया और 200 की इन्वेंट्री आप उसको क्या कर चुके हो, वापस कर चुके हो, तो रिमेनिंग आपका बैलेंस कितना रह गया, 4000 का बिल था आपका। सही है, 4000 का टोटल बिल था, उसमें से 200 की इन्वेंट्री आपने उसको वापस कर दी। सही, और 76 का उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो आपका बिल कितना रह गया, 3724, ये आपका बिल रह गया था, ये आपने कैश पेमेंट कर दी और सेटलमेंट हो गई हमारी। सही, अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर, यहाँ देखें तो यहाँ पर उसने डिस्काउंट दिया था, हमने आखिरी कैश की एंट्री कर दी। अच्छा, एक एंट्री यहाँ पर हुई भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर वर्बली बता रहा हूँ, आपके पास अगर पेन और रजिस्टर मौजूद है तो वो अपने पास नोट कर लें। सही, क्योंकि ये परपेचुअल और पीरियोडिक में उस वक्त सेल के वक्त क्या ट्रांजैक्शन होती है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है मेरे पास स्लाइड में, मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप लोग अपने पास नोट कर लें, पेन और रजिस्टर अगर आपके पास है। देखें, जिस वक्त इन्वेंट्री आप सेल करते हो, सही है, मैं अभी पीरियोडिक की बात कर रहा हूँ, जब आप इन्वेंट्री सेल करोगे, अच्छा, हमारी मीटिंग में जो है सिर्फ कह रहा है 10 मिनट्स रह गए और मीटिंग क्लोज हो जाएगी क्योंकि 40 मिनट्स में होती है यहाँ पर।
ठीक है। अच्छा इसको मैं क्लोज कर देते हैं, हो जाएगा कंप्लीट, मसला नहीं। देखें मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, आप अपने पास इसको नोट करें। जिस वक्त हम इन्वेंट्री सेल आउट करते हैं, मैंने कहा मैंने अपनी इन्वेंट्री 5000 की सेल कर दी, तो पीरियोडिक सिस्टम में इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, सिर्फ एक ये एंट्री बनेगी। ये आप लोगों ने पहले पढ़ी है, मतलब इंटर में जो कॉमर्स पढ़ के आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि क्रेडिट पर जब हम अपनी इन्वेंट्री को सेल करते हैं तो आपका एसेट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कैश में करिए तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया बात। लेकिन जब यही काम परपीचुअल में होगा तो परपीचुअल में यहाँ पर दो एंट्रीज बनेंगी। अब वो दो एंट्रीज कैसे बनेंगी सुन लें। एक तो एंट्री बनेगी वही जो पीरियोडिक में बनी थी, अकाउंट रिसीवेबल या कैश, वो डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसेट बढ़ गया और रेवेन्यू बढ़ गया तो इसलिए सेल्स रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। तो कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक और एंट्री बनेगी, क्योंकि मैंने कहा परपीचुअल में कंटिन्यू क्या होता है, स्टॉक टेकिंग होती है। तो आपको मालूम है कि जो इन्वेंट्री अभी आपने बेची, परपीचुअल की बात कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट क्या है, सही। तो फौरन से आप क्या करोगे, उसकी कॉस्ट भी बुक कर दोगे। आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, मतलब जो इन्वेंट्री बिक गई उसकी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल 10,000 की आपने इन्वेंट्री सेल करी थी, उसकी कॉस्ट जो है वो 6,000 थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,000 से डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, बुक कर लिया आप लोगों ने, रिकॉर्ड कर लिया। आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। आप लोगों का जवाब नहीं आता ना, मैं हैंग हो जाता हूँ। ठीक है, चलें, गुड। परपीचुअल और पीरियोडिक दोनों की एंट्री रिकॉर्ड कर ली ना। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम क्या बोलते हैं परपीचुअल में बुक करेंगे तो उस वक्त दो एंट्रीज यहाँ पर बन रही होंगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और एक और एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सही। अच्छा ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। अच्छा इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें दोबारा से डिस्कस हो जाएंगी, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है अभी, क्योंकि सिर्फ टॉपिक का ओवरव्यू चल रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे पास, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट सेट था सिंपल कैलकुलेशन टेक्निक। सही है, अब इसको देख लें। सिंपल कैलकुलेशन टेक्निक में ये है कि देखें जब हमें एंड, मैंने कहा कि हमारा जो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका जो बेसिक पर्पस है वो एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मालूम करना है। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। सही। अब इस एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री तक पहुंचने का क्या क्राइटेरिया, सही, उसको देखें जो आसान सी कैलकुलेशन है, जो समझ लें जिसने कॉमर्स नहीं भी पढ़ी ना, या कोई पान के खोगे वाला है या कोई भी, वो सारे ये सारे काम वो क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। सही। लेकिन बस उसको टर्म्स के बारे में पता नहीं होता, लेकिन कर वो सारे काम रहा होता। जैसे बिगनिंग या ओपनिंग इन्वेंट्री। बिगनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या मतलब है, यानी कि जब साल शुरू हुआ, जब ये साल, जब हमारा ये अकाउंटिंग ईयर, जिस अकाउंटिंग ईयर में हम अभी क्या बोल रहे हैं, जिस अकाउंटिंग ईयर में हम काम कर रहे हैं, सही, तो वो जब हमारा अकाउंटिंग ईयर जिस वक्त शुरू हुआ तो उस वक्त हमारा स्टॉक कितना था। सही। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारा स्टॉक था 10,000 की इन्वेंट्री हमारे पास पहले से मौजूद थी। सही। अब हमने उसमें प्लस करा जो ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेंट्री क्या करी, परचेज करी। ये स्टॉक वो है जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है, इसमें आप प्लस करोगे अपनी नेट परचेजेस, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने और इन्वेंट्री खरीदी। सही। तो आपके पास क्या आ गया, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ गया। ये वो इन्वेंट्री है जो कि आपके पास बेचने के लिए मौजूद है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास ऑलरेडी मौजूद था ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, और उसमें आपने प्लस कर लिया अपना नेट परचेज। अच्छा, नेट परचेज की नीचे कैलकुलेशन दी हुई है, वहां पर अभी मैं आता हूँ, अभी सिर्फ दिमाग में रख लें। नेट परचेज का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी इन्वेंट्री क्या करी है, परचेज करी है। सही। ओपनिंग स्टॉक में आपने ऐड कर लिया किसको, नेट परचेज को ऐड कर लिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। हमारे पास इन्वेंट्री बेचने के लिए कितनी मौजूद है। ठीक है, टोटल कितनी इन्वेंट्री हमारे पास सेल आउट करने के लिए मौजूद है। अच्छा, इन्वेंट्री अब हमारे पास ये तो पता लग गया। अब जो इन्वेंट्री हमारे पास सेल आउट हो गई,
अब जो अवेलेबल है टोटल हमारे पास ये इन्वेंट्री क्या है, अवेलेबल है बेचने के लिए। अब जो इन्वेंट्री सेल आउट हो गई उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही। और जो इन्वेंट्री हमारे पास एयर एंड पे बच गई वो हो गई एंडिंग इन्वेंट्री। इस बात का मतलब ये इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। वो रास्ते क्या है, बिगिनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज को प्लस कर लो तब भी आप इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल पर पहुंच जाओगे। एंडिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को प्लस कर लो तब भी आप इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल पर पहुंच जाओगे। समझ आ रही है मेरे पास? क्योंकि ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन सवाल में आ जाता है अक्सर कि बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या है और एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, सही। और ये आप लोगों को वीडियोस ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लेक्चर को देख सकते हैं, सही। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो एंडिंग इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10,000 की हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है और ड्यूरिंग द ईयर हमने 15,000 की इन्वेंट्री और परचेज कर ली। तो 10,000 प्लस 15,000, 10,000 में 15,000 प्लस कर लें तो आपके पास कितना हो जाएगा? 10,000 में 15,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 के पास 25,000 की आपके पास इन्वेंट्री मौजूद थी। उस इन्वेंट्री में से लेट से आपके पास ईयर एंड पर 20,000 की इन्वेंट्री क्या हो गई? सेल आउट हो गई। तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बची? 5,000। सही है। तो ये इसी तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन हो रही होगी। जब भी मिसिंग फिगर्स का अगर कोई क्वेश्चन आया था तो हम इस फिगर को ध्यान में लाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। सारी बात ये नेट परचेज हम किस तरीके से निकाल लेंगे। नेट परचेज निकालने का सिंपल सा तरीका है, जितनी भी आपने इन्वेंट्री परचेज करी है टोटल उसमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परचेजेस का पार्ट बनती है, सही। और अगर आपने कोई इन्वेंट्री वापस कर दी है या फिर आपने उसको कोई डिस्काउंट जो सप्लायर ने आपको कोई डिस्काउंट दे दिया उसको क्या कर दो आप अपने पास से माइनस कर दो, तो आप कहाँ जाओगे? नेट परचेज पर आ जाओगे, सही। नेट परचेज आपके पास आ जाएगा, सवाल में डाटा गिवन होगा, वहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेट परचेज मौजूद है, बिगिनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, अवेलेबल फॉर सेल पर आ जाएंगे। अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, और अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मिनट्स बाकी हैं। अब वहाँ जाते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एंडिंग इन्वेंट्री। जब आप इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त कुछ मेथड्स को हम क्या कर रहे होते हैं? फॉलो कर रहे होते हैं। फीफो मेथड, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो स्टॉक आपने पहले खरीदा भाई उसको पहले बेचो। समझ आ रही बात? मतलब जो स्टॉक आपने पहले खरीदा है, जो शुरू में खरीदा है उसको पहले बेचो और बाद के स्टॉक को बाद में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन मतलब जो पहले खरीदा गया उसको पहले बेचा जाएगा। आपकी ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, क्योंकि स्टॉक टेकिंग में स्टॉक जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो इस बात का बहुत ख्याल करना पड़ता है। क्यों ख्याल करना पड़ता है? क्योंकि कोई यूनिट हमने 5 रुपए में खरीदा था, कोई यूनिट इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई तो वो 2 रुपए प्राइस बढ़ गई, 7 रुपए का यूनिट हो गया, सही। तो कोई यूनिट हमने 7 रुपए का खरीदे तो हमें पता होना चाहिए ना कौन सा यूनिट बिका है, 5 रुपए वाला बिका है या 7 रुपए वाला बिका है। तो हम इस बात को अरेंज रखने के लिए, मैनेज करने के लिए हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा वो पहले बेचा जाएगा, ये हमारी प्रैक्टिस है, सही। इसको हम फॉलो करेंगे। अच्छा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का, कोई कंपनी बोलती है नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, जो लास्ट इन होगा, जो आखिर में खरीदा जाएगा उसको पहले बेचेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास आता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कहता है भाई ऐसा नहीं है, ना तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना तो लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट है। सिंपल आप क्या करें, एवरेज ले लें, सही। एवरेज किस तरीके से लेंगे? एक आपने यूनिट खरीदा 5 रुपए का, एक यूनिट आपने खरीदा 7 रुपए का, 5 और 7 को प्लस करो कितना हो जाएगा? 12, उसको 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा आपके पास 6। मतलब एवरेज पर यूनिट प्राइस, मतलब जो वैल्यूएशन होगी वो 6 पर होगी, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अच्छा, इसमें कुछ नीचे लिखा हुआ है गैप के बारे में बताया हुआ है और IFRS के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी कंपनीज आप लीफो मेथड को फॉलो करती हैं और कौन सी कंपनीज जो है क्या बोलते हैं। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और IFRS का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, इन दो टॉपिक डिटेल टॉपिक हैं, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मीटिंग हमारी हो रही है क्लोज, सही। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे पास आप ग्रुप में पूछ लिएगा, या ग्रुप